दिल्ली में मोहनलाल का एक बहुत ही प्यार भरा परिवार रहता था। मोहन अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। बड़ा बेटा 10 साल का था जिसका नाम था मोहन और छोटा बेटा 8 साल का था जिसका नाम था रोहन। एक रात मोहनलाल की पत्नी पड़ोस में किसी कथा में गई हुई थी। तभी उनके पिता ने कहा, रोहन, मोहन, काफी रात हो गई है, तुम्हारी माँ को आने में समय लग जाएगा, तुम दोनों खाना खा लो। थोड़ी देर बाद मोहन और रोहन की माँ घर वापस आ गई। इतनी देर क्यों लगा दी आपने? मुझे और रोहन को भूख लगी है। अरे बच्चों, तो तुम लोगों को खाना खाकर सो जाना चाहिए था ना। माँ, आपको अच्छी तरह पता है ना कि हम दोनों भाई बिना आप दोनों के बगैर खाना नहीं खा सकते, फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। माफ करना बच्चों, चलो खाना खाते हैं। उसके बाद रोहन और मोहन ने अपने माता पिता के साथ मिलकर खाना खाया। ये उसके परिवार का नियम था कि सब लोग एक साथ ही खाना खाते थे। धीरे धीरे उनके दोनों बच्चे बड़े हो गए। मोहन की नौकरी एक बहुत अच्छी प्राइवेट कंपनी में लग गई और वहीं रोहन की नौकरी भी किसी दूसरी कंपनी में लग गई। फिर एक दिन उनके माता पिता आपस में बातचीत कर रहे थे। हमारे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और अपने पैरों पर भी खड़े हो चुके हैं, क्यों ना उनकी शादी कर दे। उसने इतना बोला ही था कि तभी पंडित जी वहां टपक पड़े। उन्होंने 2 लड़कियों की फोटो टेबल पर रखी और कहा, बहन जी, मैं ऐसी फिराक में था कि आप दोनों के बेटों की शादी करवा दूं। ये दोनों लड़कियां सगी बहनें हैं। मैं तो कहता हूँ एक ही मंडप के नीचे दोनों की शादी करा दीजिए। अरे पंडित जी, ये आपने बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा। दोनों बहनें आ जाएंगी तो आपस में लड़ेंगी नहीं, पर हाँ, शादी के बाद हमारे बच्चे बदल सकते हैं। मैं अपने बेटों को बिल्कुल बदलने नहीं दूंगी, कंट्रोल में रखूंगी सबको। अगले दिन मोहनलाल पंडित जी और अपने परिवार के साथ लड़की वालों के घर चला गया। दोनों ही लड़कियां रागिनी और राधिका बहुत सुंदर और संस्कारी थी, इसीलिए दोनों की शादी तय हो गई। कुछ ही महीनों बाद मोहन की शादी राधिका के साथ और रोहन की शादी रागिनी के साथ हो गई। पहली रसोई पर दोनों बहुओं ने मिलकर खाना बनाया। सासू माँ, ससुर जी, खाना बनकर तैयार हो गया है। आप दोनों गर्मा गर्म खाना खा लीजिए, क्योंकि हमारे पतियों को तो आने में टाइम लग जाएगा। उनका फोन आया था। बहू, पहले तो अब हमेशा दोनों को पर्दे में ही रहना है, अकेले में भी घूंघट डालकर रखना। दूसरी बात, अगर हमने पहले खाना खा लिया ना तो तुम दोनों के पति तुम दोनों को ही ताने मारने लगेंगे, क्योंकि बचपन से उनकी आदत है, वो हम दोनों के बगैर खाना नहीं खाते। दोनों ने घूंघट डाल लिया। अरे नहीं माँ जी, उन्होंने तो हमें फोन करके कहा कि मम्मी पापा को खाना खिला देना, उन्हें आने में टाइम लग जाएगा। ये सुनकर उनकी सास को सदमा लगा। उन्होंने कहा, शादी से पहले जब हम दोनों को कहीं बाहर से आने में देर हो जाती थी, तब तक हमारे बेटे खाना नहीं खाते थे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उन्हें आने में चाहे जितनी देर हो जाए, हम खाना नहीं खाएंगे उनके बगैर। दोनों बहुएं मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली गई। जब रात को मोहन और रोहन घर आए, तब एक साथ बैठकर सभी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में, राधिका, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? तुम दोनों भाई अभी तक छोटे बच्चे हो क्या? मैंने कितने मन से खाना बनाया था। सोचा था कि हम दोनों अपने कमरे में एक ही थाली में खाना खाएंगे। आप एक निवाला मुझे खिलाओगे और मैं एक निवाला आपको खिलाऊंगी। पर सासू माँ और ससुर जी तो अभी तक बच्चे ही हैं, ऊपर से हमें पर्दे में भी रखना चाहती हैं। इतनी छोटी सी बात पे नाराज हो गई तुम टेंशन ना लो, कल तुम चुपके से अपना खाना हमारे कमरे में रख लेना। मैं देर से आऊंगा, कोई ना कोई बहाना बना दूंगा, और घूंघट डाल लोगी तो क्या होगा। वहीं दूसरे कमरे में रागिनी और रोहन भी यही सब बातें करने लगे। खैर, अगली रात राधिका ने खाना लाकर टेबल पर रख दिया। वहां पर उसके सास ससुर भी बैठे थे। सासू माँ, ससुर जी, मोहन ने बोला है कि उन्हें आज आने में लेट हो जाएगा और मैं आप दोनों को खाना खिला दूं। अगर मैंने आप लोगों को खाना नहीं खिलाया तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगेंगे। पहले अपना घूंघट थोड़ा और नीचे कर, और दूसरी बात, मोहन कोई गुस्सा नहीं करेगा। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, भले ही वो बाहर से खाना खा कर आए, फिर भी हमारे साथ वो खाना जरूर खाता है। एक बार फिर से राधिका का मुंह बन गया। देर रात जब मोहन घर आया, तब सब खाने की टेबल पर ही बैठे थे। रोहन और उसकी बीवी भी वहीं पर थी। माँ, मैंने राधिका से कहा था कि आप दोनों को खाना खिला दे। आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया। मेरी कंपनी में आज एक पार्टी थी तो वहीं खाना खा लिया था मैंने। अरे बेटा, शादी से पहले भी तो कंपनी से खाना खाकर आता था कभी कभी, लेकिन फिर भी हमारे साथ थोड़ा बहुत खाना तो खा ही लेता था। बैठ जा, खाना खा ले। पिताजी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, और वैसे मेरे पेट में गैस बन रही है, मैं नहीं खा सकता। इतना बोलकर मोहन सीधा अपने कमरे में चला गया। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। भैया का मूड नहीं होगा आज। अरे नहीं देवर जी, मैंने तो आज व्रत रखा है, आप लोग आराम से खा लीजिए। इतना बोलकर राधिका अपने कमरे में चली गई। इधर उसके सास ससुर को दुख हुआ।
तुम तो इन्हें पर्दे में रखने वाली थी। अब कुछ समझ आ रहा है, हमारे घर में पर्दे के ऊपर एक दूसरा पर्दा पड़ने वाला है जल्द ही। दूसरी तरफ राधिका और मोहन एक ही थाली में एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। अब तो तुम खुश हो ना मेरी प्यारी राधिका? हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम सास ससुर को सोचना चाहिए कि शादी के बाद अपने बच्चों को थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए। वो लोग तो अभी बिल्कुल बच्चा समझते हैं तुम दोनों को। हर वक्त सासू माँ हमें पर्दे में रखना चाहती हैं। हमारी भी कोई आजादी है। खैर, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रोहन के माँ बाप ने उससे कहा, अरे रोहन बेटा, 2 दिन बाद मोहन का जन्मदिन है। मैं सोच रही हूँ कि ये जन्मदिन पूरा मोहल्ला देखे। बड़ी धूमधाम से करेंगे उसका जन्मदिन इस बार। अरे माँ, अगर ऐसा कोई प्लान था तो मुझे पहले बताना चाहिए था। मैंने तो रागिनी के साथ कल ही कश्मीर जाने का प्लान बना लिया है, टिकट भी हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, रहने दे। रोहन अपने कमरे में चला गया। वहाँ पर रागिनी मौजूद थी। आपने मुझे बताया नहीं कि हम लोग कश्मीर जाने वाले हैं। अरे क्या बताऊं रागिनी, ये प्लान तो अभी अभी बना। भैया के जन्मदिन में पूरा मोहल्ला आएगा, मेरा ही सारा पैसा खर्च होगा। हम लोगों की भी कोई जिंदगी है कि नहीं? कल ही हम लोग कश्मीर चलते हैं। रागिनी और रोहन अगले दिन कश्मीर घूमने निकल गए। दूसरी तरफ अपने जन्मदिन वाले दिन मोहन भी अपनी पत्नी को लेकर मनाली घूमने निकल गए। अब उनके माँ बाप दुखी हो गए। अरे उदास मत हो तुम, शादी के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। सब बदल जाते हैं, ये तो मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बच्चे भी बदल सकते हैं। एक ही छत के नीचे रहकर सभी लोग पर्दे में रहने लगे हैं। दोनों भाइयों की जिंदगी तो अलग अलग रास्ते पर ही चली गई है। तो इस तरह से अब दोनों भाई अपना पूरा टाइम अपनी बीवियों को ही देने लगे। न ही वो किसी फैमिली फंक्शन में जाते थे और न ही घर में एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कुछ सालों बाद रागिनी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। वहीं राधिका ने एक बेटे को जन्म दिया। कुछ महीनों बाद मोहन और रोहन अपनी अपनी बीवियों के साथ अपने माता पिता के सामने आए। माँ पिताजी, हम लोगों ने फैसला किया कि हम दोनों अपने बच्चों का मुंडन हरिद्वार चलकर करेंगे। ये तो बहुत अच्छा सोचा है तुम दोनों ने। अच्छे से जाओ, अपने बच्चों का मुंडन कराओ। किसी चीज की कमी हो तो बताना। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? आप लोग हमारे बच्चों के मुंडन में शामिल नहीं होंगे? बच्चों, अगर ऐसा कुछ था तो पहले बताना चाहिए था। मैं और तुम्हारे पिताजी ने तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान बना लिया है और टिकट भी करा ली है। अपने माँ बाप के मुंह से ये लफ्ज सुनकर पहली बार मोहन और रोहन को झटका लगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। अगले ही दिन उनके माँ बाप तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद दोनों भाइयों ने फैसला किया, भैया जब हमारे बच्चों के मुंडन में हमारे माँ बाप ही शामिल नहीं होंगे तो हम हरिद्वार जाकर क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, इसी घर में अपने बच्चों का मुंडन कर देते हैं और किसी को बुलाएंगे नहीं। सही कह रहे हो रोहन। तभी वहाँ पर दोनों की बीवियां आ गई। ये सब कुछ हम दोनों की वजह से हुआ है। शादी के बाद हम दोनों ने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, अपनी प्राइवेसी के बारे में सोचा। हमने अपने माँ बाप को कष्ट दिया, इसलिए भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। दीदी बिल्कुल सही कह रही है भैया। जब भी हमारे माँ बाप कोई प्लान बनाते थे तो हम वो प्लान टाल देते थे। अगर हम नहीं सुधरे तो आगे चलकर हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। चारों लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उनके माँ बाप आ गए। चलो, कम से कम तुम चारों को बिना समझाए अपनी गलती का एहसास तो हुआ। एक ही छत के नीचे पर्दे में नहीं रहना चाहिए। अगर तुम दोनों को प्राइवेसी चाहिए थी तो हमसे एक बार बोल देते। हम लोग मना थोड़ा ही करते, लेकिन एक दूसरे से नजरें चुराना, बहाने बनाना, झूठ बोलना, ये बहुत गलत बात है। ससुर जी, इसमें आपके बेटों की कोई गलती नहीं है। सारी गलती हम दोनों की है। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम ये पर्दा हमेशा के लिए हटा देंगे। माँ, अब हमें माफ भी कर दो ना। बच्चों से तो गलती हो ही जाती है, लेकिन आप लोग तो तीर्थ यात्रा पर निकले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? हम लोगों ने तो ये सारा नाटक तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए किया था। कल हम सब एक साथ हरिद्वार के लिए निकलेंगे। अगले दिन पूरा परिवार हरिद्वार गया और दोनों बच्चों का मुंडन किया गया। उस दिन के बाद परिवार के बीच जो पर्दा पड़ गया था वो हमेशा के लिए हट गया। अब सभी लोग एक साथ खुशी खुशी पहले की तरह अपनी जिंदगी बिताने लगे। सपना के ससुराल में रिवाज था कि शादी के बाद बहू 1.25 महीने तक घूंघट में रहती है, इसलिए सपना को अगले 1.25 महीने तक घूंघट में रहना था। सपना बड़ों का बहुत सम्मान करती थी, इसलिए उसने अगले कुछ दिनों के लिए घूंघट कर लिया। सपना बहू, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम आजकल की बहू होने के बाद भी हमारे रीति रिवाज को सम्मान दे रही हो। तुमने मेरे कहने पर कुछ दिनों के लिए घूंघट कर ही लिया। जीती रहो बहू, सदा खुश रहो। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम भी मंजू की तरह बिना घूंघट के रह सकती हो। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे तो रीति रिवाज मानना अच्छा लगता है और घूंघट में मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। चलो, फिर मुझे तसल्ली हो गई, नहीं तो मुझे लगा था तुम ना जाने क्या सोचोगी। अच्छा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, सबके लिए कुछ मीठा बना लो। चलो, मैं तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ।
मंजू बहू, सपना के साथ रसोई में खड़ी हो जाना। उसे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम दे देना। अब तुम बड़ी बहू हो और साथ में जेठानी के फर्ज भी निभाओ। सपना तुम्हारी देवरानी है, तुम्हें उसका पूरा ख्याल रखना है। माँ जी, आप चिंता मत करो, मेरे होते हुए सपना को कोई परेशानी नहीं होगी। सपना मेरी छोटी बहन की तरह है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। चलो रसोई में चलते हैं। तुम खीर हलवा जो भी बनाना है बना लेना, मैं तुम्हें सामान दे देती हूँ। सपना मंजू को रसोई में ले जाती है। मंजू भाभी, मैं खीर बना लेती हूँ, आप मुझे खीर का सामान बता दीजिए कहाँ रखा है। अच्छा, तो तुम खीर बनाने वाली हो, ठीक है, मैं तुम्हें खीर का सामान दे देती हूँ। मंजू बहू, ये लो बादाम, काजू, किशमिश और बाकी के ड्राई फ्रूट मैंने मंगवा लिए हैं। तुम कह रही थी ना कि खत्म हो गए, लो डिब्बे में भर दो और सपना को भी मीठे के लिए दे देना। जी माँ जी। सपना ने घूंघट ढका हुआ था, पर उसने खीर बनाने के लिए घूंघट को थोड़ा ऊपर कर लिया। इस बात से मंजू अनजान थी। मंजू उसे खीर का सामान देने लगी, पर सपना देखती है मंजू ड्राई फ्रूट के डिब्बे पूरे नहीं भरती। वो थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट बचाकर अपने पास रख रही है। सपना को ये सब अटपटा लगा, पर उसने सोचा हो सकता है मंजू ने वैसे ही खाने के लिए ड्राई फ्रूट रखे होंगे। वो उस बात को अनदेखा कर देती है और सबके लिए खीर बनाती है। अब कुछ दिनों बाद सपना भी मंजू के साथ रसोई और घर के काम देखने लगी, पर सपना को मंजू की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगी। उसे शक था कि मंजू को चोरी करने की आदत है। जानकी, अभी पिछले हफ्ते ही तो चीनी के 5 पैकेट आए थे, आज चीनी खत्म भी हो गई। 5 किलो चीनी एक हफ्ते में खत्म। हो सकता है शादी के बाद पिछले 2 महीने से आया गया लगा हुआ था, तो लगी जाती है चीनी तो। सपना सारी बातें सुन रही थी। उसे याद आता है कि जब चीनी के पैकेट आए थे तो मंजू ने 3 पैकेट चीनी ही रसोई में रखी थी, 2 पैकेट अपने पास रखे थे। पर मंजू ने सोचा कि सपना ने उसे घूंघट से देखा नहीं होगा, इसलिए वो नजर बचाकर चोरी कर रही थी। जब से सपना आई थी वो अक्सर ही मंजू को चोरी करते हुए देख रही थी। सपना ने सोच लिया था कि वो सच्चाई का पता लगाकर रहेगी, इसलिए उसने एक दिन मंजू का पीछा किया। ये मंजू भाभी इतना बड़ा थैला लेकर कहाँ जा रही हैं? मुझे उनका पीछा करना चाहिए। अक्सर ये ऐसा थैला लेकर बाजार जाती रहती हैं। मंजू एक पंसारी की दुकान पर थैले में से कुछ सामान निकाल रही थी। भैया जी, इस सामान के बताओ कितने पैसे हुए, तौल कर बताओ। ये सारा सामान आपका पूरे 12,000 का है। ठीक है, लाओ, आप मुझे 12,000 रुपए दे दो। मंजू ने 12,000 रुपए लिए और चुपचाप घर आ गई। ये तो बहुत गलत बात है, भाभी चोरी करके सामान बेचती हैं। मुझे भाभी को सही राह पर लाना होगा। ये रोजाना चोरी की आदत अच्छी बात नहीं है, पर ये चोरी कर क्यों रही है मुझे ये भी तो नहीं पता। एक बार दुकानदार से पूछती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। सपना दुकानदार के पास जाती है। भैया जी, जो अभी आपको सामान बेचकर गई है, क्या वो अक्सर आपके पास आती है? हाँ, वो बहन जी तो अक्सर ही मेरे पास सामान बेचने के लिए लाती रहती हैं। सामान बढ़िया होता है तो मैं खरीद लेता हूँ। अगर आप मुझे सामान दोगे तो मैं आपसे भी खरीद लूंगा, पर दाम कम दूंगा। ठीक है भैया, नमस्ते। सपना समझ जाती है कि मंजू को सच में चोरी की आदत है, पर मंजू की चोरी की आदत को कैसे छुड़ाया जाए और मंजू चोरी क्यों करती है, इसका भी पता लगाना जरूरी है। ये सब बातें सपना के दिमाग में घूम रही थी। सपना घर पहुंचती है तो उसकी सास गुस्से में थी। माँ जी, ऐसी पीतल की 5 कटोरी एक साथ कौन चुरा सकता है? रसोई में सारे बर्तन गिने हुए होते हैं। मुझे तो पुष्पा पर शक है, जरूर उसने सफाई बर्तन करते समय कटोरियों पर हाथ साफ किया है। नहीं मंजू, पुष्पा हमारे घर में तुम्हारी शादी से पहले से काम कर रही है, आज तक ऐसी चोरी कभी नहीं हुई। माँ जी, नियत बदलते देर नहीं लगती है तो नौकरानी ही ना। और इतने दिनों से आप कह रही थी कि रसोई का राशन का सामान भी चोरी हो रहा है, तो मुझे तो पुष्पा पर ही शक है। मंजू की झूठी बातें सुनकर सपना गुस्से में आ जाती है और कंट्रोल से बाहर हो जाती है। माफ करना माँ जी, आज मैं अपना घूंघट उठा रही हूँ। मैं रीति रिवाज का सम्मान करती हूँ, पर मैं किसी के साथ गलत होते नहीं देख सकती। ये बात मैं घूंघट झुकाकर नहीं कर सकती, घूंघट हटाकर कर सकती हूँ। मंजू भाभी किसी बेकसूर पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। चोर पुष्पा नहीं बल्कि मंजू भाभी हैं। अभी तक जो भी चोरियां हुई हैं सब मंजू भाभी ने की है। ये क्या बकवास कर रही हो सपना? कल तुम शादी होकर आई हो और आज मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। पहली बात तो ये कि तुम तो घूंघट में रहती हो, तो तुम्हें कैसे पता कि किसने चोरी की है? और तुम ये दावे से कैसे कह सकती हो कि मैं चोर हूँ? सपना बहू, तुम ये क्या कह रही हो? मंजू चोर है? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता भाभी ये चोरी क्यों करती है, पर मेरे पास सबूत है। इन्होंने बाजार में घर के सारे सामान बेचे हैं और मुझे यकीन है कि पीतल की कटोरियां भी इन्होंने बेची हैं। सबके सामने सारी सच्चाई आ जाती है। मंजू बहुत शर्मिंदा होती है। बहू, तुमने चोरी क्यों की? तुम्हें आखिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? हाँ मंजू, मैं तो तुम्हें खर्चे के बराबर पैसे देता हूँ, फिर तुमने ये सब क्यों किया? भाभी, सपना अगर ना बताती
फिर तो आप रोजाना चोरी करती रहती और आपने हमारी बरसों पुरानी नौकरानी पुष्पा पर भी इल्जाम लगाया। ये सब क्यों भाभी? मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सच बता देती है। वो मेरी सभी सहेलियों के पास महंगे महंगे मोबाइल फोन है, मुझे भी एक नया मोबाइल फोन लेना था और अभी सपना की शादी हुई है। सपना भी महंगा मोबाइल यूज कर रही है। देवर जी ने सपना को शादी में महंगा मोबाइल फोन गिफ्ट किया और मुझे देखो कितना पुराना सस्ता सा मोबाइल फोन कब से इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं भी क्या करती, मुझे भी महंगा मोबाइल फोन लेना था, इसीलिए मैंने चोरी की ताकि मैं अपने लिए महंगा मोबाइल फोन खरीद सकूं। मंजू को रोता देख सब उदास हो जाते हैं। भाभी टेंशन मत लो, आपका जन्मदिन आ रहा है ना, हम सब मिलकर आपको महंगा वाला मोबाइल फोन गिफ्ट करेंगे। पर एक शर्त पर, तुम्हारी जो भी चीज खरीदने की इच्छा है हमसे कहो, पर चोरी नहीं करोगी, ये वादा करो। हाँ मैं वादा करती हूँ माँ जी। मंजू अपनी सास और देवरानी के गले लग जाती है। सपना की शादी को 1.25 महीना हो ही चुका था, इसलिए अब उसने घूंघट रखना छोड़ दिया, पर बड़ों का मान सम्मान वो आज भी कर रही थी। तभी तो आज उसकी सूझबूझ के कारण उसने अपनी जेठानी को गलत रास्ते पर जाने से रोक लिया।